नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही जरूरी, दिलचस्प और कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर्स का सेक्शन और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं अभी किसका, विजन का मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स है और इसमें भी विजन का मंथली करंट अफेयर्स है और ये भी जो है वो है जनवरी का। ठीक है, जनवरी का, और उसमें भी आपका क्या है, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस का है। ठीक, और उसमें जो लॉन्ग न्यूज़ थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में, आप लोग जाके देख लेंगे वो वीडियो। ठीक है, नोट्स भी बना लेंगे साथ साथ। इसमें जो है हम लोग शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। ठीक है, जो भी छोटे छोटे न्यूज़ है पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक, तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आसान भाषा में हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को जो है समझ में आए। ठीक, चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट अब्सोल्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, कि जो हमारा न्याय तक पहुंच है, ठीक, यानी न्याय तक पहुंच होना चाहिए, उसका जो अधिकार होना चाहिए, पहुंच का अधिकार, वो निरपेक्ष नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा, ठीक, न्याय पाना हर किसी का अधिकार है और बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अदालत तक पहुंचना हमारे लोकतंत्र की नींव है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जोर दिया है, न्याय तक पहुंचने का अधिकार पूरी तरह से अब सॉल्यूट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको इस अधिकार का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना होगा। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? ठीक है, तो दरअसल बात क्या हुई, कई लोग ऐसे मुकदमे दायर कर देते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता, जिन्हें फ्री वोल्स लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, फ्री वोल्स लिटिगेशन कहते हैं या निराधार मुकदमे कहते हैं। ठीक है, ऐसे मुकदमों का मकसद क्या होता है, या तो किसी को परेशान करना होता है या न्यायिक प्रक्रिया में देरी करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया क्योंकि उसने जो है कई बेबुनियादी जो मुकदमे हैं उसको दायर किए हुए थे। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मुकदमे न्यायिक व्यवस्था पर बेवजह जो है बोझ बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मुद्दे पर बात की है। सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ 2014 में हुआ था, दिलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 और केसी थारकान बनाम भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 2023 में होता है। इन सभी मामलों में कोर्ट ने बार बार यही दोहराया है कि न्याय तक पहुंच का अधिकार जो है महत्वपूर्ण है लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो न्याय तक पहुंच का अधिकार का क्या मतलब है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो यह कानून के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई परेशानी या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कानूनी संस्थाओं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, के जरिए अपनी शिकायत जो है उसका समाधान पा सकते हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे मौलिक अधिकार भी माना है। अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सुद 2016 में ये मामला आया था। इस मामले जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्याय तक पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी यह आपके उन मूलभूत अधिकारों में से एक है जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। न्याय तक पहुंच के अधिकार से जुड़े कुछ और प्रावधान क्या किए हैं, संवैधानिक प्रावधान है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP कहते हैं उसके अनुच्छेद 39A, ठीक है, 39A के अंदर जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। ठीक है, इसलिए सरकारी वकील होते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, 32 के तहत जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 226 उसके तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, जो हाई कोर्ट है, वहां जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए या उनकी रक्षा के लिए रीट जारी करने की भी शक्ति जो है इसी अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को जो है संविधान देता है। ठीक है, 226 के तहत। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट कर लेंगे। जनहित याचिका क्या होती है, PIL, यह एक गेम चेंजर है। पहले सिर्फ वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता था जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, लोकल स्टैंडी का नियम था ये पहले। ठीक है, लेकिन PIL के आने के बाद कोई भी व्यक्ति, संगठन या अगर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो या सार्वजनिक हित का मामला हो तो वह याचिका दायर कर सकता है, यानी आप भी किसी के बिहाफ पे PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट के अंदर। इससे न्याय की पहुंच जो है बहुत आसान हो गई है। वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र, ADR, इसके तहत क्या है, यह विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने का एक तरीका है। इसमें कम खर्चा आता है और प्रक्रिया भी कम औपचारिक
होती है। उदाहरण के लिए मध्यस्थता, मेडिएशन, ठीक है, या सुलह, कॉन्सिलिएशन जिसको कहते हैं, या न्याय पाने का एक तेज और रास्ता तरीका, मतलब सस्ता तरीका है। ठीक, समझ गए। बाकी कुछ चीजें यहाँ पे मैंने दिए हैं, लिखे हैं, उसको जो है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य घटक की क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। न्याय निर्णय तंत्र, कोर्ट और अधिकरण, सुलभता, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, पदानुकरण, ठीक है, कोर्ट पर कम दूरी होना चाहिए, ठीक, वाहनीय न्याय व्यवस्था होना चाहिए, कम खर्चीला, गरीबों के लिए सहायता, तीव्र न्याय व्यवस्था, शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए, प्रभावी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य घटक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दिशा योजना, न्याय को घर घर पहुंचाने की पहल। ठीक है, तो हाल ही में दिशा योजना के तहत हमारा संविधान हमारे संविधान अभियान चला रहा है। ठीक है, यह अभियान हमारे संविधान को अपनाए जाने की 75वीं, ठीक है, 75वीं जो वर्षगांठ है, ठीक है, उसके तहत ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, भारत के गणतंत्र बनने की खुशी में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब दिशा योजना के बारे में हम जान लेते हैं कि दिशा योजना है क्या। तो दिशा योजना का पूरा नाम है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दिशा, DISHA, दिशा, और इसका जो है फुल फॉर्म है डिजाइनिंग। ठीक, मैं उतना अच्छे से लिख ना पाऊं तो आप लोग खुद लिख लेंगे, मैं जैसे बोल रहा हूं, डिजाइनिंग इनोवेटिव। ठीक है, आप लोग खुद लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आगे बोल देता हूं, सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक, ठीक, एक्सेस टू जस्टिस इसका फुल फॉर्म है, यानी न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधान तैयार करना। ठीक है, इसका मतलब ये है। शुरुआत इस योजना को जो है 2021 में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने शुरू किया था। इसे 5 साल के लिए 2021 से 2026 तक के लिए लागू किया गया था। ठीक है, 2021 से लेके 2026 ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जो है ऐड कर लेंगे अपने नोट्स के अंदर। ठीक, मकसद क्या है इसका, मकसद जान लेते हैं। इसका मुख्य मकसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39A, ठीक है, 39A DPSP, समझ गए, 39A और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत जो है उसके प्रावधानों के हिसाब से भारत के लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना है। अन्य उद्देश्य क्या है इसका, यह योजना कई अच्छी चीजों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है, जैसे कि टेली लॉ यानी फोन पे लॉ सहायता, मतलब आपको कानूनी सहायता। इसमें आपको फोन या वीडियो कॉल पर जो है कानूनी सलाह मिलती है। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में यह बहुत मददगार है। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, न्याय बंधु जिसको कहते हैं, इसमें वकील बिना फीस लिए प्रो बोनो लोगों को कानूनी सहायता देते हैं। कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक कराना ताकि वे खुद ही खड़े हो सकें। कुल मिलाकर देखें तो दिशा योजना जो है वो न्याय को हर किसी के लिए आसान बनाने की कोशिश है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जेल मैनुअल और सुधार सेवा अधिनियम में संशोधन हुआ है भेदभाव खत्म करने के लिए, ठीक है, और सम्मान बहाल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे देश के जेल में कैदियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए गृह मंत्रालय ने, ठीक है, कुछ अहम बदलाव किए हैं। उन्होंने मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श जेल सुधार सेवा अधिनियम 2023 में जो है संशोधन किया है। ठीक है, किसमें जेल मैनुअल जो है 2016 और आदर्श, ठीक है, जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023, इसमें जो है संशोधन किया है। ठीक है, इन दोनों में संशोधन किया है। मकसद क्या है इसका, मकसद है पूरे देश की जेलों में जाति आधारित भेदभाव वर्गीकरण को खत्म करना, यानी जेल में किसी भी कैदी को उसकी जाति के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा, न ही उसे कोई विशेष काम दिया जाएगा। ठीक है, ये संशोधन क्यों हुए हैं, ये बदलाव सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए गए हैं उसके बाद किए गए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव खत्म होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों का जिक्र संबंधित राज्य के आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आदतन अपराधी कौन होते हैं, ये वे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग अपराधों के लिए 5 साल के भीतर कई बार दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, और उनकी सजा अपील या समीक्षा में भी कम या खत्म नहीं होती, यानी जो बार बार अपराध करते हैं उन्हीं को आदतन अपराधी कहते हैं। मुख्य संशोधन एक नजर में देखें तो भेदभाव खत्म करना, जेल अधिकारी
अब यह सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो। इसमें जेल के अंदर दिए जाने वाले काम भी शामिल हैं। जाति के आधार पर भेदभाव हमारे संविधान के कई अनुच्छेदों के खिलाफ है, जैसे कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता की बात कहता है, ठीक है, तो उसका भी जो है उल्लंघन करता है। ठीक, अगर भेदभाव होता है तो अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, ठीक है, अनुच्छेद 17 देखेंगे तो अस्पृश्यता, ठीक, का उन्मूलन यानी छुआछूत, ठीक, उसका उन्मूलन, और भी कई ऐसे जो है प्रावधान हमारे कानून के अंदर किए गए हैं। ठीक है, सफाई कर्मचारियों का अधिकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है, उस पर बैन, और उनका पुनर्वास क्या कहते हैं अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जो है अब जेलों और सुधार संस्थानों में भी लागू होंगे। इसका मतलब है कि जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक तरीके से मैनुअल सफाई की अनुमति जो है अब नहीं होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि कैदियों को भी सम्मानजनक काम मिले। ठीक है, हाथ से मैला उठाने का काम न दिया जाए। ठीक, तो बेसिकली यही है, ये इसका डिस्कशन है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो सुना ही होगा अपने हिस्ट्री के अंदर, लेकिन मर्जर की बात करेंगे। ठीक है, तो जब बड़े आदेश छोटा आदेश मिल जाता है, जब दोनों मिल जाते हैं, तो जब बड़ा आदेश और छोटा आदेश मिल जाता है तो उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर कहते हैं, यानी एक साथ मिल जाना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान जो है विलय के सिद्धांत को समझाया। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जिसे समझना बहुत आसान है। विलय के सिद्धांत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुन्हा यम्मी बनाम केरल राज्य 2000 ईस्वी में यह मामला आया था, इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, तो यह सिद्धांत कहता है कि एक ही विषय पर एक ही समय में एक से ज्यादा आदेश या डिक्री लागू नहीं हो सकते। इसे ऐसे समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपकी शिकायत पहले एक निचली अदालत में की गई और उस अदालत ने कोई फैसला सुना दिया। ठीक है, फिर आप उस फैसले के खिलाफ किसी ऊंची अदालत में पहुंच गए, जैसे कि हाई कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां अपील कर दिया। ठीक है, तो जब ऊंची अदालत नीची अदालत के आदेश, डिक्री या निर्णय को रद्द कर देती है, उसमें बदलाव करती है या उसे सही ठहराती है, तो निचली अदालत का मूल आदेश अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक है, वह ऊंची अदालत के नए आदेश में विलय हो जाता है, मर्ज हो जाता है। इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ मर्ज कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अगर निचली अदालत ने किसी दोषी को मतलब दोषी ठहराया है और ऊंची अदालत ने उसे बरी कर दिया है, तो निचली अदालत का जो दोषी ठहराने वाला आदेश था वो खत्म हो जाएगा और अब सिर्फ ऊंची अदालत का जो बरी करने वाला आदेश है वही मान्य होगा। यह कानूनी स्पष्टता और अंतिम रूप से निर्णय देने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए। चलिए, तो बेसिकली यही है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा सीबीआई के लिए राज्य की सहमति, स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई। जब सीबीआई को नहीं चाहिए इजाजत, अब नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए आमतौर पर उस राज्य की सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात कही है। क्या कहा है कि सीबीआई के लिए राज्य की सहमति के बारे में कहा है। ठीक है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को किसी राज्य में काम कर रहे किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ठीक है, जैसे आईपीएस आईएएस लोग होते हैं, ठीक है, किसी राज्य के अंदर सचिव उचिव में काम कर रहे हैं, उन पे किसी तरह का आरोप लगता है, तो पहले क्या होता था, राज्य सरकार से पहले पूछना पड़ता था, अनुमति लेना पड़ता था उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, सीबीआई को। लेकिन अब क्या होगा, अब इस अनुमति की जरूरत नहीं है, आप जाके जो है उसको डायरेक्टली उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत है, केंद्रीय कानून है ये। ठीक, अब क्या है कानून, उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना जरूरी है। ठीक है, सहमति के दो प्रकार हैं। पहला क्या है? पहला सामान्य सहमति, जनरल कंसेंट कहते हैं इसको। इसमें राज्य सरकार एक सामान्य आदेश जारी करती है जिसमें सीबीआई को राज्य के अंदर कुछ खास तरह के मामलों की जांच करने की अनुमति मिल जाती है बिना हर बार इजाजत लिए। मामला विशिष्ट सहमति, केस स्पेसिफिक कंसेंट होता है दूसरा प्रकार। अगर कोई राज्य सामान्य सहमति नहीं देता है, जनरल कंसेंट नहीं देता है, तो सीबीआई किसी ऐसे मामले की जांच करना चाहती है जो सामान्य सहमति में शामिल नहीं है, तो उन्हें हर नए मामले के लिए राज्य से अलग से इजाजत लेनी पड़ती है। तो अब क्या बदला है?
ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बदलाव ये है कि अगर मामला किसी केंद्रीय कर्मचारी भ्रष्टाचार से जुड़ा है, उसमें केंद्रीय कानून जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होते हैं, तो सीबीआई को उस राज्य की सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये सीबीआई को भ्रष्टाचार मामलों में ज्यादा तेजी से कार्रवाई करने में मदद करेगा, खासकर जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात आती है तब। ठीक है, समझ गए? तो मामला यही है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है श्री ओम बिरला जी, उन्होंने जो है हाल ही में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया। ये एक बहुत ही खास पहल है जो हमारे देश की महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में बात करते हैं। किसने आयोजित किया है? तो इसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोजित किया है। ठीक है, आप देखते जाइए, अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर ये किया है। ठीक है, तो इसे किसने आयोजित किया है? इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। मकसद क्या है इसका मकसद है कि मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं यानी गांव की पंचायतों से अनुसूचित जनजातियों जैसे एसटी की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन प्रणाली की जानकारी देना है ताकि वे अपने इलाकों में प्रभावी नेतृत्व कर सके। सीधे शब्दों में कहें तो गांव की महिलाओं को इतना सक्षम बनाना कि वे न सिर्फ अपनी पंचायत बल्कि जरूरत पड़ने पर संसद तक में अपना योगदान दे सके और अपने समुदाय की आवाज बन सके। तो ये पहल महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ गए? पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, पंचायतों को और मजबूत बनाना। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल जो है वो शुरू किया है, इनिशिएटिव शुरू किया है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये सब चीजें जो है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ये इसको आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक, समझ गए? यह दिन सुशासन और बेहतर शासन के लिए समर्पित है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में बात करते हैं। मकसद क्या है इसका बात कर लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य है, मकसद है पंचायती राज संस्थाओं यानी PRIs की क्षमता बढ़ाना और उन्हें योग्य बनाना। इसके तहत पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रभावी शासन के लिए और भागीदारी आधारित योजना बनाने के लिए जरूरी साधन और ज्ञान दिया जाएगा, यानी उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे वे अपने गांव और क्षेत्र के लिए जो है बेहतर योजनाएं बना सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, सब मिलके ये काम करें। यह पहल किस अभियान के तहत शुरू किया गया है? तो ये पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान जो है उसके तहत शुरू किया गया है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत शासन यानी डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, यानी ये पावर जो है सिर्फ एक सेंटर के पास नहीं, सबके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पावर को बांट दिया गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देता है। विकेंद्रीकृत शासन का मतलब है कि फैसले सिर्फ दिल्ली या राज्य की राजधानियों में नहीं होगी बल्कि जमीनी स्तर पर यानी पंचायतों में लिए जाएंगे। ठीक है, इससे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और योजना उनकी जरूरतों के हिसाब से बन पाएगी। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पे कमीशन। ठीक है, तो पे कमीशन के बारे में बात करते हैं। सरकारी कर्मचारियों का तनख्वाह जो है जिसके आधार पर बढ़ता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? हाल ही में 8वां वेतन आयोग जो है उसके गठन को मंजूरी दे दी गई है। ये खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही मायने रखती है क्योंकि वेतन आयोग की उनकी तनख्वाह जो है और भत्तों को जो है यही 8वां जो वेतन आयोग होता है या कोई भी वेतन आयोग होता है वो तय करता है। ठीक है, अभी तक 8 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो वेतन आयोग के बारे में हम लोग बात करते हैं। वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब तक कितने आयोग बने हैं? 1947 से अब तक जो है 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, ये 8वां बना है अभी। ठीक है, समझ गए? अब तक हम लोगों ने बात किया 7वां आयोग कब बना था? ठीक है, 7वां वेतन आयोग जो है वो उसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा हो गया। ठीक, मतलब पूरा होने वाला है। ठीक है, 2026 अभी आया नहीं है। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूछ देगा कि 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, नोट्स जरूर बनाइएगा। और देखिए किसी भी एग्जाम में ना आप ये जानते हैं कि बाकी किसी चीज का कितना वेटेज है नहीं पता। ठीक है, और
थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लेंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, अब बहुत बार बार पढ़ते हैं उसको। लेकिन करंट अफेयर क्या है, उसको आप एक बार पढ़ते हैं, मतलब आप बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अगर मान लीजिए कि इस साल का करंट अफेयर ना, तो आप इसी साल पढ़ेंगे, फिर वो आपको दूसरे साल ना काम नहीं आने वाला, या पिछले साल का करंट अफेयर आपको इस साल काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस साल का करंट अफेयर ही आपको काम आने वाला। तो मतलब अब जो चीज़ें जो है ना वो करंट चल रही है, तो इसका महत्व समझिए, तो इसका नोट्स अब जो है जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। भले ही आप स्टैटिक पोर्शन का नोट्स बनाए ना बनाए, लेकिन इसका जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बता दिया मैंने कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। अब इसका महत्व क्या है, मतलब पे कमीशन का, तो इसकी सिफारिशें जो है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, ग्रेड, भत्ते, अन्य लाभ निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी होगी, कौन से भत्ते मिलेंगे, यह सब वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही निर्भर करता है। यह आयोग जो है हर 10 साल में एक बार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करता है और उसमें जरूरी बदलावों का सिफारिश करता है, ठीक है। तो ये है पे कमीशन, समझ गए। अब अगला टॉपिक है हमारा एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, लोग किस पर कितना भरोसा करते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो 2025 एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ग्लोबल रिपोर्ट जारी करता है ये बेसिकली, ठीक। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच जो है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले वार्षिक एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर द्वारा जारी किया गया, क्या जारी किया गया, एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण जारी किया गया, ठीक है, जो दिखाता है कि लोग अलग अलग संस्थाओं पर कितना भरोसा करते हैं। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के बारे में पहले जान लेते हैं, कौन जारी करता है इसे। एडेलमैन ट्रस्ट द्वारा ही जारी किया जाता है। कितने देशों में सर्वेक्षण हुआ, यह सर्वेक्षण जो है 28 देशों में हुआ, ठीक है, 28 कंट्रीज के अंदर हुआ, ठीक है। और यह किस बारे में है, यह सरकार, मीडिया, व्यवसाय और जो एनजीओज होते हैं, जैसे समाज के सभी हितधारकों पर लोगों के विश्वास, ठीक है, ट्रस्ट के प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है, कि इन संस्थाओं पे कितना अध्ययन है लोगों का। यह बताता है कि आम जनता इन संस्थाओं पर कितना विश्वसनीय, इसको कितना विश्वसनीय मानती है, ठीक है, कितना भरोसा करते हैं आम जनता इन चीजों पे, ठीक है। तो सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु क्या है, एक नजर में देख लेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। कम आय वाले समूह का विश्वास, ठीक, कम आय वाले आबादी समूह के लोगों के सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर जो है विश्वास के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है, ठीक है। पहले 2 स्थानों पर कौन है, चीन और इंडोनेशिया है। पिछले सर्वेक्षण की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, यानी पहले भारत की स्थिति जो है वो बेहतर थी। उच्च आय वर्ग का विश्वास देखें तो उच्च आय वर्गों का विश्वास जो है उसके मामले में भारत चौथे स्थान पे है। भारतीय मुख्यालय वाली कंपनियों पर विश्वास, जब अन्य देशों में भारतीय मुख्यालय वाली भारत की कंपनियों पर विश्वास की बात आती है तो भारत 13वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये स्थान आप देखते रहेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, भारतीय मुख्यालय वाली कंपनियों पर विश्वास, तो ये 13वें स्थान, ठीक है। अगर उच्च वर्ग की बात करें तो चौथे स्थान पे, निम्न वर्ग की बात करें विश्वास के मामले में तो तीसरे स्थान पे। रिपोर्ट की ये जो महत्वपूर्ण जो है बात है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि दूसरे देशों में भारतीय कंपनियों पर उतना भरोसा नहीं किया जाता जितना चीन और इंडोनेशिया की कंपनियों पर किया जाता है। यह बैरोमीटर हमें बताता है कि अलग अलग देशों में लोगों का सरकार, मीडिया, व्यापार पर कितना भरोसा है और भारत इस सूची में कहां खड़ा है। यह सरकारों, संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण फीडबैक है कि उन्हें लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसको अपने दोस्त, परिवार, दोस्त जो भी लोग हैं, जिनको भी आप जानते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, जिनको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है या जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, उनके साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछिए मुझसे, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लाते रहूंगा और हम लोग बहुत जल्दी जो है जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक, धन्यवाद।